ऑल राइट, सो वेलकम टू चैप्टर नंबर 3 ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। आज का हमारा टॉपिक होगा फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जल्दी से आपको सब टॉपिक्स बता देता हूँ जो कि होंगे फिलोसफिकल स्कूल वर्सेस नेचुरल स्कूल, ह्यूगो ग्रोशियस कौन थे, इमानुअल कांट, हेगल और फिक्टे कौन थे, और जॉन रॉल्स कौन थे। इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज भी होंगी जिनको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं जल्दी से। अच्छा, अब जूरिस्प्रूडेंस में क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स, बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो नेचुरल और फिलोसफिकल स्कूल को वन एंड सेम ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं चाहे नेचुरल स्कूल हो चाहे फिलोसफिकल स्कूल हो, आप इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। आने वाली क्लास इसी के बारे में कि ऐसा क्यों नहीं है, क्या डिफरेंस है नेचुरल और फिलोसफिकल स्कूल के बारे में, वो हम अभी पढ़ते हैं। अब ये जो नेचुरल स्कूल था, इनका बहुत ही सिंपल सा फंडा था। उनका कहना था कि इंसान को लॉज बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, गॉड है, नेचर है। इन लोगों ने ऑलरेडी हमें डिवाइन लॉज दे रखे हैं जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पता होते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ये हमारे सिस्टम में फीड है। तो इनका कहना था कि लॉ कम्स फ्रॉम गॉड, नेचर एंड रीज़न। और ये स्टेट के पहले से एग्जिस्ट करता था। स्टेट को कोई रूल्स वूल्स जब नहीं भी बनाता था ना स्टेट, तब भी नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता था। देयरफॉर स्टेट अगर कोई लॉ बनाए भी तो उसे नेचुरल लॉ के साथ में कंप्लाई करना चाहिए। जैसे कि किलिंग इज़ रॉन्ग बिकॉज नेचर से सो। भाई हम लोग को बचपन से ही पता होता है कि कुदरत ने हमें बनाया है, कुदरत ही हमें मिटाएगी। हमें हक नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है किसी की भी जान लेना। तो ये नेचुरल लॉ में आता है। ऐसी थिंकिंग रखने वाले लोग थे एक्विनास, ग्रोशियस और लॉक। बट फिलोसफिकल स्कूल वालों का ऐसा मानना नहीं था। उनका कहना था कि ये नेचुरल लॉ, गॉड का लॉ या फिर डिविनिटी, ये इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। इनका कहना था कि ये ह्यूमन एफर्ट है, डेलिबरेट करके, डिस्कस करके, ताकि वो जस्टिस अचीव कर सकें। और जहाँ पे नेचुरल लॉ सिर्फ नेचुरल फिनोमेना पे बेस्ड था, ये चाहते थे कि एथिक्स रीज़न के ऊपर बेस्ड हो जो भी लॉ आपको बनाना है। किस लिए? ताकि आप सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। एग्जाम्पल के तौर पे पनिशमेंट रिफॉर्म्स, नॉट जस्ट पनिशेस। अब जैसे मान लो किसी ने कोई चोरी करी छोटी सी और आपने उसको जेल में डाल दिया। अब यहाँ पे आपका पर्पस ये नहीं है कि अरे इसने चोरी करी, चलो अभी इसे जेल में डाल दो, इसे मज़ा आएगा, मज़ा चखाते हैं इसको। ये पर्पस नहीं होता है। पर्पस ये होता है कि वो जितने टाइम जेल में रहे वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सके, वो समझ सके कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है। और उसको देख करके सोसाइटी को भी एक एग्जाम्पल मिले कि अच्छा अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो आपको ऐसा ऐसा उसका अंजाम भी भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसी थिंकिंग रखने वाले लोग थे हेगल, स्टैमलर और कांट। अब इनके कुछ डिफरेंसेस ज़रूर थे लेकिन फिर कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी। जैसे कि दोनों को लगता था कि जैसा भी लॉ हो उसमें कुछ तो मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए, कुछ तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए इसमें। और दोनों को ये लगता था कि प्योरली मैकेनिकल लॉज जो बना रहा है अगर कोई स्टेट, तो वो गलत है। कि आपने कोई छोटा सा भी क्राइम किया उसके लिए आपको सज़ाए मौत दे दी गई तो ये चीज़ सही नहीं है। आपके पास बस पावर है लॉ बनाने की, इसलिए लॉ मत बनाओ। लॉ बनाओ ह्यूमन लाइफ को सर्व करने के लिए, अच्छा करने के लिए समाज में, सोसाइटी में। ठीक है। तो बॉटम लाइन अब ये लेकर के जा सकते हैं कि फिलोसॉफिकल स्कूल नेचुरल स्कूल के जैसा ही है, बट वो इसमें गॉड को इक्वेशन से हटा देते हैं। वो चाहते हैं कि लॉजिक और रीज़न ही इनका ग्राउंड हो लॉज बनाने के लिए। तो अब फिलोसॉफिकल स्कूल के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फिलोसोफर्स के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं ह्यूगो ग्रोशियस के साथ में। अगर आप इन्हें देखें तो इनके पास में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। पहला तो ये कि ही वॉज द फादर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल। ठीक है। फादर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल कैसे? तो अगर आप पिछली वाली स्लाइड में देखें तो हमने कहा था ना कि नेचुरल स्कूल और फिलोसॉफिकल स्कूल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट फिलोसॉफिकल स्कूल वालों ने इक्वेशन ऑफ गॉड को निकाल दिया था। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो ह्यूगो ग्रोशियस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेपरेट लॉ ऑफ रीज़न फ्रॉम डिवाइन लॉ। तो जब इन्होंने ही सेपरेट किया था तो फादर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल यहीं तो हुए, इन्हीं से तो शुरू हुआ फिलोसॉफिकल स्कूल। क्योंकि इनका ये मानना था कि जो नेचुरल लॉ का सिस्टम है वो लॉजिकल रीजनिंग से, कि मैं और आप बहस करके डिबेट करके चीज़ों के एक कंक्लूजन पे आए, उससे बना है, गॉड के ऑर्डर से नहीं बना है। इसके साथ साथ ये इंटरनेशनल लॉ के भी फादर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बात बोली कि स्टेट्स को ना अगर आपस में एज अ सोसाइटी एग्जिस्ट करना है तो फिर वो वॉर के थ्रू या फिर फोर्स के थ्रू नहीं हो पाएगा। वो अगर उन्हें अचीव करना है, सस्टेन करना है, तो वो सिर्फ हो सकता है एक्चुअल लॉज के साथ में और म्यूचुअल अग्रीमेंट्स के साथ में। और स्टेट्स को इन्हें आपस में इन्फोर्स भी करवाना पड़ेगा। तो अगर आप मॉडर्न डे डिप्लोमेसी देखोगे तो वो इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स पे तो बेस्ड है ना। अब इनकी एक बहुत ही फेमस बुक भी थी, डे यूरे बेली एस्पसीस, जिसका मतलब है ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस। ये आपका लैटिन में लिखा हुआ है। तो ये थे आपके ह्यूगो ग्रोशियस। अब हम पढ़ते हैं तीन जर्मन फिलोसोफर्स के बारे में, जिनमें से पहले आते हैं इमानुअल कांट। इन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया था कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का।
फिर आते हैं फिक्टे। इन्होंने ट्रायड ऑफ थीसिस का हमें कॉन्सेप्ट दिया और हेगल ने हमें दिया डायलेक्टिकल मेथड का कॉन्सेप्ट। अब ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ट्रायड का थीसिस और डायलेक्टिकल मेथड सुनने में नए नए टर्म्स लग रहे होंगे, बट कॉन्सेप्चुअली बहुत ही आसान है, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो बात करते हैं सबसे पहले फ़िलोसोफर की, जिनका नाम था इमानुअल कांट। अब इमानुअल कांट का ये कहना था कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आपकी जो भी इंक्लिनेशंस हैं, जो आपके इमोशंस हैं, आपकी आइडियोलॉजीज़, आपके थॉट प्रोसेस जो भी हैं, उनका आपके मॉरल एक्शन में कोई रोल नहीं होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। सपोज़ सपोज़ आपको सड़क पे एक 500 का नोट मिलता है, ठीक है। तो अब आप सोचते हो कि ओह, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर आपके दिमाग में ख्याल आता है कि यार ये किसी गरीब का 500 का नोट होगा, वो बेचारा बड़ा परेशान होगा, तो इसलिए मैं इसे जा कर के पुलिस को हैंड ओवर कर देता हूँ। लेकिन इमानुअल कांट कहते हैं कि ये गलत है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको ये पुलिस को देना है, बट ये आप आउट ऑफ सिंपथी दे रहे हो, मतलब इससे आपको एक इमोशन अटैच हो गया ना, कि यार वो बेचारा बड़ा परेशान होगा, इसलिए मैं पुलिस को दे देता हूँ। तो इमानुअल कांट कहते हैं कि ये गलत है। आपको ये 500 का नोट इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये आपका मॉरल ऑब्लिगेशन है, ये आपकी ड्यूटी है। आपको इसलिए लौटाना चाहिए बिकॉज दिस इज़ द ओनली राइट थिंग टू डू। अगर आप ये आउट ऑफ इमोशन कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इट शुड बी योर मॉरल ऑब्लिगेशन। आपके इमोशंस नहीं अटैच होने चाहिए आपके इस पैसे को लौटाने वाली बात से। इन्होंने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दिया, जो था कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। इसका मतलब क्या है कि एन अनकंडीशनल मॉरल ऑब्लिगेशन विच इज़ बाइंडिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। अनकंडीशनल मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब कि यू शुड डू द राइट थिंग टू डू। जो भी चीज़ एक्चुअल में सही चीज़ है करने के लिए मॉरली, उसे करना आपका कर्तव्य है। इसमें कोई भी कंडीशनल्स नहीं है, आपके पास कोई भी इफ़ एंड बट का कोई स्कोप नहीं है इसमें। जो चीज़ सही है, जो चीज़ सोसाइटी को सही तरीके से करनी चाहिए, वहीं आपको भी करनी पड़ेगी। एवरी वन शुड एक्ट इन अ वे दैट देयर एक्शंस कैन बी मेड अ मैक्सिमम ऑफ अ जनरल एक्शन। आपका रोल जो है ना, आपका जो काम है, वो सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल भी बन सके, वो इतना अच्छा काम होना चाहिए, इतना मॉरली अपराइट काम होना चाहिए। ऐसा मानना था कांट का। हाँ, लेकिन कांट का ये जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव वाली थ्योरी है, इसका क्रिटिसिज्म भी है। वो ये है कि ये थ्योरी जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब ऑन पेपर या फिर थियोरेटिकली तो ये बहुत सही लगती है सुनने में कि हाँ, सब लोग सच बोलें, सब लोग अच्छा अच्छा काम करें, मॉरली अपराइट काम करें। बट आप खुद सोच के देखो, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जैसे कि मान लो कि आप अपने घर में बैठे हो, ठीक है, और एक मर्डरर आ जाता है आपके घर में, और आपका जितना भी परिवार के जितने भी लोग हैं, वो सब डर करके एक अलमारी में छुप जाते हैं। मर्डरर आपके पास आता है, बोलता है कि तुम्हारे घर में और कोई है क्या? अगर है तो मुझे बता दो कहाँ पर है। तो अब अगर आप कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव को माने, तब तो आपको इसे सच सच बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि झूठ तो आप बोल नहीं सकते, तो फिर आप उन्हें बता देते हो और आपकी फैमिली का मर्डर हो जाता है। लेकिन क्या कोई भी इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा करेगा? इट्स हाईली अनलाइकली कि कोई भी यहाँ पे इन सब चीज़ों को अप्लाई करेगा, है ना। सो इसलिए बोलते हैं कि हाँ ठीक है, ऑन पेपर आपकी थ्योरीज हो नाइस एंड ऑल, बट प्रैक्टिकली हम इसे इतना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कांट ने ही हमें डिओंटोलॉजिकल एथिक्स की सबसे प्रोमिनेंट और वेल नोन थ्योरीज दी हैं। अब अगर आप पूछो कि डिओंटोलॉजिकल एथिक्स क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नेचर ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस की स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं डिओंटोलॉजी। अगर कोई आपसे पूछे कि इमैनुअल कांट की कोई फेमस बुक या फिर कोई वर्क बताओ, तो फिर आप बताओगे क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्टे के बारे में। तो फिक्टे ने हमें थीसिस, एंटी थीसिस और सिंथेसिस का जो ट्रायड है ना, वो दिया था। अब क्या है ये ट्रायड? तो अगर हम एक सिंगल ट्रायड की बात करें, तो सपोज एक पर्सन था ए, ठीक है, उसने हमें एक थ्योरी दी जिसे हमने बुलाया थीसिस। लेकिन फिर एक पर्सन बी था जो कि ए की इस थ्योरी से अग्री नहीं करता था, तो उसने इसके अगेंस्ट हमें दे दिया एक एंटी थीसिस। अब ये थीसिस और ये एंटी थीसिस आपस में क्लैश करते हैं, और इनसे मिल करके हमें मिलता है सिंथेसिस। अब ये जो सिंथेसिस है ना, ये ए के ओपिनियंस और बी के ओपिनियंस का एक परफेक्ट ब्लेंड है। इट इज़ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ए और बी के लिए। तो ये एक कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट निकाल करके हमें देता है दोनों के लिए। इससे ए भी अग्री करता है और इससे बी भी अग्री करता है। तो ये तो हो गई एक सिंगल ट्रायड की बात, है ना। लेकिन अब ये जो एक सिंगल ट्रायड है ना, इसको हेगल ने अपने डायलेक्टिकल प्रोसेस में भी यूज़ किया। अब लेकिन इसमें डिफरेंस क्या था कि इन्होंने एक सिंगल ट्रायड पे रोका नहीं अपनी प्रोसेस को। इन्होंने बोला कि डायलेक्टिकल प्रोसेस जो मेरी है ना, वो इसी ट्रायड को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में कन्वर्ट कर देती है। कैसे? सपोज एक थीसिस थी, उसके अगेंस्ट एक एंटी थीसिस बन गई, ये दोनों आपस में क्लैश करके एक सिंथेसिस बनाते हैं। अब इस सिंथेसिस के अगेंस्ट भी एक एंटी थीसिस बन जाती है, ये क्लैश करके हम एक नई सिंथेसिस देते हैं।
फिर इसके अगेंस्ट एक और एंटीथीसिस बन जाती है, ये क्लैश करके हम एक नया सिंथेसिस दे देते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक ये एक कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट तक नहीं पहुंच जाते हैं, कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट तक नहीं पहुंच जाते हैं। और जब ये स्टेटमेंट आपको फाइनल वाली मिल जाती है ना, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स थे इस डिस्कशन के, पहले आदमी से लेकर के जितने भी लोग थे जो इसमें इंक्लूडेड थे, सबकी आपसी रजामंदी का ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि हर कोई, ये सारे जितने भी लोग थे इसमें इस फाइनल स्टेटमेंट से अग्री करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी हो सकती है, ये लाइफ लॉन्ग चलती रह सकती है। जब तक हर कोई अग्री नहीं कर रहा तब तक आप अपनी प्रोसेस कंटिन्यू रखिए। तो इसको हम बुलाते हैं हेगल की डायलेक्टिकल प्रोसेस। ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज अगर आप देखना चाहें, डिस्कोर्स बिटवीन टू और मोर पीपल होल्डिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, और सबका एक ही पर्पस होता है कि वो ट्रूथ एस्टैब्लिश करना चाहते हैं थ्रू रीजन मेथड्स ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन। तो ये था फिक्टे और हेगल के बीच में क्या कनेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये थे वो तीन जर्मन फिलोसोफर्स जिनके बारे में पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट था, इमानुएल कांट, फिक्टे और हेगल। लेकिन अभी भी एक फिलोसोफर रह जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, और इनका नाम था जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स ने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। और ये किताब अपने टाइम की बेस्ट सेलर थी, स्पेशली फ़िलोसोफर्स के बीच में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस थी। इसमें इन्होंने दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, एक था ओरिजिनल पोजीशन और दूसरा था व्हील ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पे व्हील का मतलब होता है पर्दा, तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस मतलब हो गया आप अपने ऊपर एक ऐसा पर्दा डाल दो जिससे कि आप और समाज आपकी आइडेंटिटी देख ही ना पाए। आप भूल जाओ कि आप अमीर हो या गरीब हो, मेल हो या फीमेल हो, आपकी कास्ट क्या है, ये सारी चीज़ें भुला दो आप। फिर मेरे और आपके जैसे बहुत सारे लोग जब ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ये पर्दा डाल करके एक सभा में बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं हम सब, और हम मिल करके जब लॉज बनाने की बात करते हैं या फिर लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसे हम बुलाते हैं ओरिजिनल पोजीशन। क्योंकि जब आप ओरिजिनल पोजीशन पे हो ना व्हील डालने के बाद में, तो आप भूल गए कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो अब आपका कोई बायस नहीं है, आपका दिमाग किसी भी एक तरफ बेंड डाउन नहीं है, आप सबको एक समान नज़रिए से देखते हो। हम सब यहाँ पे इक्वल हैं, रैशनल है, और हम सबको सिर्फ फेयरनेस चाहिए, सबकी बराबरी चाहिए। तो इमेजिन करो जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे सब बराबर हैं, कोई बायस नहीं है, तो यहाँ पे लॉज कितने बढ़िया वाले बन सकते हैं जो कि पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को मद्देनज़र रख करके बनेंगे, है ना। इसको आप ऐसे विजुअलाइज करो कि एक ये सभा है, ये कांग्रेस है ना, और इसमें हर एक इंडिविजुअल ने ये इग्नोरेंस का पर्दा डाल लिया है। तो अब ये सभा जो है ना, ये बन जाती है ओरिजिनल पोजीशन। अब यहाँ पे सपोज़ कि जब मुझे अपनी ही कास्ट नहीं पता है, मुझे सामने वाले की कास्ट नहीं पता है, तो फिर मैं किसी भी कास्ट के लिए बायस होकर के कोई रूल नहीं बनाऊंगा। मुझे अपना जेंडर नहीं पता, ना ही मैं फेमिनिस्ट हूँ, तो मैं किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए कोई भी रूल नहीं बनाऊंगा। तो यही खूबसूरती है ओरिजिनल पोजीशन की, कि हर कोई बराबर है, हर किसी के लिए कानून बनेगा, और वो कानून एकदम फेयर होगा, कोई बायस नहीं होगा उसके अंदर। तो आप स्ट्रक्चर को देख के समझ गए होंगे कि यूटिलिटेरियनिज्म का ही एक एग्जांपल है। यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? इसका मतलब होता है मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर ज़्यादा से ज़्यादा भला कर रहे हो, तो ये होता है यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये जो ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट है, ये इसको रीइंफोर्स करता है। ठीक है, अब फिलोसॉफिकल स्कूल की बहुत सारी थ्योरीज की तरह ये भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो कि ऑन पेपर तो बहुत ही अच्छा लगता है जब आप थ्योरेटिकली इसको सोचो कि अरे वाह, बराबरी, इक्वालिटी, वो सब चीज़ें। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। कैसे हो सकता है प्रैक्टिकल? कोई भी इंसान अगर लॉ बनाने के लिए बैठता है तो सबसे पहले, स्पेशली इंडिया जैसे देश में, तो सबसे पहले वो अपनी कास्ट का फ़ायदा सोचेगा, अपने जेंडर का फ़ायदा सोचेगा, नहीं तो अपने रिलीजन का फ़ायदा सोचेगा। तो ये व्हील ना, ये पर्दा डालना किसी के ऊपर इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। तो ये इसका एक कौन है, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, और आइडियल के सिनारियो में तो हमारे लॉ मेकर्स को ये पर्दा डालना चाहिए। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस।